नमस्कार, मैं साइमा खान हाजिर हूं हमारा ये खास प्रोग्राम लेकर। आज का हमारा ये शो दुनिया भर में आयोजित होने वाले फिल्म फेस्टिवल्स पर आधारित है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। डॉक्टर भूमन लाल जी हैं। डॉक्टर भूमन लाल जी के बारे में हम आपको बता दें कि भूमन लाल जी कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में एज अ मेंबर ज्वाइन करते रहे हैं और साथ ही साथ ये जूरी के मेंबर भी रहे हैं। और खास बात यह है कि भूमन लाल जी अपना एक फिल्म फेस्टिवल भी हर साल फ्रांस में आयोजित करते हैं। दूसरे मेहमान हमारे साथ मुर्तजा अली खान हैं। ये फिल्म समीक्षक हैं और कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में जाते हैं और वहां पर फिल्म क्रिटिक्स के तौर पर वहां पर ज्वाइन करते हैं। इन दोनों ही मेहमानों से आज हम खास बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर भूमन लाल जी से। भूमन लाल जी, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि आपने कई फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स आपने देखे हैं, तो हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे एक फिल्म फेस्टिवल जहां पर हम देखते हैं कि दुनिया भर का बेहतरीन सिनेमा लोगों को देखने को मिलता है और साथ ही साथ जब दुनिया भर का सिनेमा वहां देखने को मिलता है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे कल्चरल का भी, एक तरह से संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है, लैंग्वेज का भी आदान प्रदान होता है। तो एज अ फिल्म फेस्टिवल जो आप इतने सालों से देखते आ रहे हैं, तो किस तरह से आपको ये लोगों के लिए लगा कि ये बहुत ज्यादा सिनेमा के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है? दो तीन बातें हैं साइमा जी। एक तो ये कि ये उत्सव जो होते हैं भारत में भी और बाहर भी, इसमें सारी दुनिया के फिल्म निर्माता, फिल्म मेकर्स आते हैं और वो अपनी अपनी जुबानों में अपने अपने देशों के दृष्टिकोण आपके सामने पेश करते हैं। सो आपको जब वहां सिनेमा देखने को मिलता है, आपको बहुत सारे विभिन्न किस्म की जीवनियां दिखाई देती हैं धरती पे। कोई अफ्रीका में जी रहा है किसी तरीके से, कोई अमेरिका में जी रहा है, कोई दूसरे प्रदेशों में जी रहा है, और उससे आप एक, जिसे हम वासुदेव कुटुंबकम कहते हैं, जिसे हम दुनिया को एक मात्र फैमिली समझते हैं, अपना एक समूह समझते हैं, उसमें आप शरीक हो जाते हैं, उसमें आप शामिल हो जाते हैं और ये उत्सव आपको दुनिया से बहुत करीब लाता है, क्योंकि सिनेमा एक लैंग्वेज है जो दुनिया में बोली जाती है। हमारे देश के अंदर बहुत जुबानें बोली जाती हैं, मगर जब हम सिनेमा में बोलते हैं हम एक दूसरी पिक्चर देखते हैं। सो ऐसे सारी दुनिया की सिनेमा सामने आपके आते हैं, सारा जगत आपके सामने आता है, आपको पता चलता है कि लोग और विभिन्न देशों में भी स्ट्रगल करते हैं, उनके भी आंसू हैं, उनके भी झमेले हैं, उनकी भी जिंदगानियां हैं और उनकी भी कहानियां हैं, और वो सब देखने को मिलता है। सो एक बहुत ही इमोशनल रिलेशनशिप हो जाती है वर्ल्ड वाइड, एंड इससे आपकी सारी दुनिया की सभ्यता एक से हो जाती है। सर, आप भी बहुत ज्यादा फिल्म फेस्टिवल्स में जाते हैं। एज अ फिल्म क्रिटिक्स, जब आप देखते हैं फिल्मों की कहानियों को, वहां पर किस तरह से आप उनको देख पाते हैं? कितना रिच कल्चर वहां पर आपको देखने को मिलता है? देखिए, यहाँ बैठे बैठे आप घर पे ही आपको इटालियन सदर्न टाउन है कोई छोटा सा, वहां पे किस तरह की लाइफ है, वहां पे किस तरह के चैलेंजेस हैं उसका पता चल जाता है। जैसे भुवन जी ने बताया अभी अफ्रीका में क्या हो रहा है आपको पता चल जाता है। ट्रैवल तो मैंने अभी हाल फिलहाल में मैंने करना शुरू किया है। अगर मैं बात करूं पहले 20-25 साल ऑफ माई लाइफ की, तो मैं ज्यादा ट्रैवल नहीं कर पा रहा था, इंडिया में ट्रैवल करता था, पर सिनेमा के थ्रू मुझे बैठे बैठे ही बहुत ज्ञान मिला। मैं गोवा जाता था और वहां पे वर्ल्ड सिनेमा की बेस्ट फिल्म मुझे देखने को मिलती थी। तो मैंने आंद्रे तार्कोव्स्की की फिल्म देखी, मैंने फेलिनी की फिल्म देखी, मैंने जेम्स बॉन्ड की बहुत सारी फिल्म्स देखी, और घर पे भी देखता था तो एक हमेशा प्यार तो था ही सिनेमा से, एक लगाव था। लेकिन जब मैंने फेस्टिवल्स में जाके देखना शुरू किया तो मुझे बहुत कमाल कमाल के लोग मिले। मुझे पता चला कि अच्छा, इस तरह के फिल्म मेकर्स जो हैं इंडिया में आ रहे हैं, और इंडियन फिल्म मेकर्स ऑफ कोर्स उनसे भी मिलने का मौका मिला। बहुत सारे फिल्म मेकर्स, चाहे मधुर भंडारकर हों, चाहे श्याम बेनेगल हों, बहुत सारे अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स मुझे गोवा में मिले और फेस्टिवल्स पे भी मिलते रहे। फिर जब मैं अपना एज बतौर फिल्म क्रिटिक, जर्नलिस्ट अपने करियर की शुरुआत करी, तो मैंने बहुत सारे इनमें से चुनिंदा लोगों का इंटरव्यू करना शुरू किया। मैंने इंटरनेशनल टेक्नीशियंस के इंटरव्यू किए, मैंने बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स पे जो लोग काम करते हैं उनके इंटरव्यू किए, एक्टर्स के इंटरव्यू किए, डायरेक्टर्स के इंटरव्यू किए। तो मुझे एक चीज तो समझ आ गई कि फिल्म फेस्टिवल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको तो साथ लेके आता ही है।
जो फ्यूचर के स्टोरी टेलर्स हैं उनके लिए भी एक ब्रीडिंग ग्राउंड है। आप देखिए नए युवा लोग जब मिलते हैं या इस तरह की फिल्म्स देखते हैं तो उनके अंदर एक इंस्पिरेशन आती है, उनको लगता है यार हमें भी फिल्म बनानी चाहिए। और बहुत सारे फिल्म मेकर्स पास में भी हमने उनके किस्से सुने हैं कि वो कैसे किसी फेस्टिवल पे गए और उन्होंने बाइसिकल थीव्स देख ली या सत्यजीत रे की पाथर पंचाली देख ली और उसके बाद ही उन्होंने एक प्रण ले लिया कि हम भी फिल्म मेकर बनेंगे। और एक्चुअली में वो बॉम्बे गए और उन्होंने स्ट्रगल किया और एक्चुअली में उन्होंने फिल्म मेकिंग की जो दुनिया है उसमें अपना सफर शुरू किया। सो आई थिंक बहुत पावरफुल है फिल्म फेस्टिवल्स का प्लेटफॉर्म। यहाँ पे एक्चुअली में हमें फ्यूचर के स्टोरी टेलर्स जो हैं वो मिलते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में आपका बहुत ज्यादा तजुर्बा रहा है, कई सालों तक आप वहां पर जाते रहे हैं। भारत का रिप्रेजेंटेटिव आप किस तरह से देखते हैं? कान फिल्म फेस्टिवल के जिक्र किया आपने। जो पहला कान फिल्म फेस्टिवल हुआ था 1946 में, उसमें चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर को ग्रैंड प्री अवार्ड मिला। तो उसके बाद एक फिल्म मेकर थे कलकत्ता में, उन्होंने बात करी चेतन आनंद से और एक फिल्म बनाई पाथर पंचाली, जो भारत की एंट्री थी कान फिल्म फेस्टिवल में। और जिस दिन वो फिल्म दिखाई जा रही थी उस दिन एक जापानीज डेलीगेशन की बहुत बड़ी पार्टी थी, तो ज्यादातर लोग उस पार्टी में चले गए। बट जो फिल्म मेकर्स थे जो बहुत खास फिल्में देखते थे, उन्होंने पाथर पंचाली देखी और वो उन्होंने बोला क्या पिक्चर है, और उसको वहां पर स्पेशल अवार्ड मिला। उसकी एक और स्क्रीनिंग हुई, एक अवार्ड मिला। उसके बाद से एक नया दौर शुरू हुआ और कान में हमारे देश को, भारत को बहुत इज्जत मिली। कई फिल्म मेकर्स आए। तो भारत के जो सबसे नामी फिल्म मेकर्स हुए 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में और 90 के दशक में, उन सब की फिल्में कान में आई हैं। आखिरी फिल्म जिसे कान फिल्म फेस्टिवल ने अपने कंपटीशन के हिस्से में रखा वो थी स्वयं, शाहजी करुण की फिल्म। और उसके आसपास भी बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं कान फिल्म फेस्टिवल में। क्रिटिक्स वीक होता है एक, उसके अंदर फिल्म आती है हमारी। भारत का सिनेमा दुनिया में एक यूनिक सिनेमा है। हमारे हर प्रदेश में सिनेमा बनता है, हर किस्म की कहानियां हैं। कुछ कहानियां बंबई में बनती हैं, कुछ कहानियां बाकी देश में बनती हैं। तो उन सब का आज की तारीख में कान के अंदर कि कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन है और अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। हमारे सारे फिल्म मेकर्स में, कई सारे फिल्म मेकर्स को कान में मिला हूं और हर प्रदेश के फिल्म मेकर को मिला हूं। उन सब की अपनी अपनी जुबानें हैं, फिल्म बनाने के अपने अपने तरीके हैं। बट एक बात है, जो सत्यजीत राय के जमाने में कान फिल्म फेस्टिवल में हमारी इज्जत थी, वो अब उस किस्म की इज्जत बहुत सालों से नहीं आई है। तो हमारे आने वाले फिल्म मेकर्स के लिए एक चैलेंज है कि भारत के सिनेमा को उस स्तर पे दोबारा लाएं। सर, लेकिन हमने देखा है कि भारतीय जो सिनेमा में है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है। जैसे कि हमने ऑस्कर में अभी देखा, कान फिल्म फेस्टिवल में हमें कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा मिला था। वहां भी हमने बहुत सारी नई पहले की हैं और मास्टर क्लासेस हो, चाहे वहां पे एक अलग से फिल्म बाजार हो, जहां पर बाजार में भी जहां हमारा सिनेमा का इंडियन पेविलियन भी एक अलग से होता है। तो वहां के जो लोग हैं वो इंडियन सिनेमा को किस तरह से देखते हैं वहां पर, वो मैं आपसे जानना चाह रही थी। बड़ी जिज्ञासा है, बहुत जिज्ञासा, क्योंकि भारत एक उभरता हुआ, भारत दुनिया भर में इस वक्त उसकी चर्चा है। तो हमारे सिनेमा को एक सॉफ्ट पावर की तरह आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हमारे सिनेमा के गाने बहुत मशहूर हैं सारी दुनिया में, आज से नहीं कई सालों से। हर साल इंडिया पवेलियन के अंदर विभिन्न किस्म के फिल्म मेकर्स आते हैं, उनसे बातचीत होती है, उनके सिनेमा प्रेजेंट किया जाता है, उनके साथ Q&A होते हैं, उसमें सारी दुनिया के लोग शरीक होते हैं, आते हैं। और इसके साथ हमारी फिल्म इंडस्ट्री आगे आती है। साथ में इसमें फिल्म मेकर्स भी हैं, बट जो बाहर के फिल्म मेकर्स हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है भारत में फिल्म बनाने की। तो बहुत सारे फिल्म मेकर्स बहुत सारे देशों से इस वक्त भारत को एक लोकेशन समझ रहे हैं, जो अपने सिनेमा की स्टोरीज को ऐसे लिख रहे हैं कि वो भारत में भी कुछ हिस्सा उसका शूट हो जाए, पूरा का पूरा हो जाए। आपने क्रिस्टोफर नोलन का नाम सुना होगा, तो उन्होंने टेनेट फिल्म के एक महत्वपूर्ण सीन बंबई में शूट किए, जो हेलीकॉप्टर के अंदर से शूट किए गए, कई जगहों पे शूट किए। तो ये लोकेशन से भी बड़ा फायदा होता है एक सिनेमा जगत को, क्योंकि जब बाहर के सिनेमा का पूरा टीम आती है, वो वहां पर खर्चा करती है फिल्म बनाने के लिए, लोगों को हायर करती है, लोकल एक्टर्स लेते हैं, लोकल टेक्नीशियंस को जॉब मिलता है और ग्लोबल स्टैंडर्ड का एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये भी हो रहा है साथ साथ।
इसमें बहुत सारे प्रदेशों ने भी अपनी तरफ से कोशिश करी है। एक और हिस्सा है भारत के यहाँ जो हम लोग आगे चल के और प्रमोट कर सकते हैं कि फिल्म एजुकेशन भारत में बहुत हाई दर्जे की है। हमारे यहाँ जो फिल्म इंस्टीट्यूट्स हैं ये ग्लोबल स्टैंडर्ड के हैं, तो इनके अंदर भारत के जो टीचर्स हैं, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, इनको अपॉर्चुनिटी है कि दुनिया भर के लोगों को सिनेमा से जिन्हें इंटरेस्ट है उन्हें पढ़ाने का, तो आगे चल के हम फिल्म एजुकेशन में एक ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। ये सब कान में हमने देखा है। जिस तरह से मुर्तजा जी बात की है, उन्होंने लोकेशन की बात की है और उन्होंने कहा है कि भारतीय सिनेमा में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बाहर वालों के लिए बहुत ज्यादा नई हैं, जैसे कि फिल्म के गाने हैं। ऐसे ही स्टोरी टेलिंग्स यहाँ पर बहुत ज्यादा है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर, भारतीय जो फिल्में हैं उसके अंदर कहानियां अनेक हैं, मतलब उनकी कोई था नहीं है। तो जब वहां आप किस तरह का इंटरेस्ट देखते हैं? जो बाहर के लोग हैं वो इंडियन सिनेमा को कितना इंटरेस्ट देखते हैं? देखिए, पहली बात तो कोई भी विश्व में कोई भी देश इतना डाइवर्स इंडस्ट्रीज जो रीजनल है हमारे यहाँ पे, इसका दूसरा एग्जाम्पल नहीं है। आप यहाँ पे देखिए कितनी डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिल्म्स एक साल में बनती है। अगर मैं सिर्फ साउथ में ही लेके जाऊं आपको, वहां पे भी आप वैरायटी देखिए। कनाडा से अलग कमाल कमाल की फिल्में निकल के आ रही हैं। केजीएफ जैसी फिल्म्स हमने देखी हैं, कांतारा जैसी फिल्म्स हमने देखी हैं। फिर हमने तेलुगु तो देखा ही, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आरआरआर ऑस्कर्स में भी गई। फिर उसके अलावा मलयालम सिनेमा का आप देखिए कितना कमाल की लेगेसी है। तमिल की बात करूं तो वहां पे एक अलग तरह की लेगेसी है। बंगाल लेके जाऊं आपको, अगर मैं आपको मराठी सिनेमा की बात करूं, भोजपुरी इंडस्ट्री हमारी है। तो ये जितने भी अलग अलग सिनेमा हैं, अलग अलग स्टोरी टेलिंग के ट्रोप्स ये लोग यूज करते रहे हैं। कहीं जो है थोड़ा सा एक जो स्टाइल होता है वो थोड़ा कमर्शियल होता है, कहीं पे जो स्टाइल होता है थोड़ा आर्ट हाउस जिसको कह सकता हूं। कई बार हमने मिडिल पाथ सिनेमा भी देखा है। सो ये चीज जब वेस्टर्न ऑडियंसेस देखती है तो उनको बहुत मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक दूं, मुक्ति भवन नाम की एक फिल्म का, जो कि बनारस में शूट हुई थी। इसका 150 डे रन जापान में हुआ। मैं अभी टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गया था अक्टूबर में, तो मुझे वहां पता चला कि 150 दिन तक वहां के थिएटर्स में फिल्म लगी रही, क्योंकि वहां के लोग बहुत फैसिनेट हो गए एक ऐसी कहानी को लेकर कि एक ओल्ड मैन है, ही वांट्स टू नाउ स्पेंड द लास्ट फ्यू डेज ऑफ हिज लाइफ इन बनारस, as per the traditional way of living। और जापान में भी बहुत ज्यादा एक एल्डरली जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका एक तबका है, तो वहां पे बहुत जबरदस्त तरह से उस फिल्म ने कनेक्ट किया। ऐसे ही आपने देखा है, आरआरआर का एग्जांपल दूं, आरआरआर पूरे वर्ल्ड वाइड जो नाटू नाटू सॉन्ग है उस पे आई थिंक एवरीबॉडी वाज डांसिंग। ये पहली बार हमने देखा है कि एक सॉन्ग आया तो क्रेविंग जो थी, इवन बिफोर इट वन द ऑस्कर, द होल वर्ल्ड वाज रूटिंग, द होल वर्ल्ड वाज सेलिब्रेटिंग। हर कोई उसको ट्रिब्यूट दे रहा था। अलग अलग आपने देखा कंट्रीज ने अलग अलग तरह के ट्रिब्यूट्स दिए। तो ये बताता है कि बहुत ज्यादा फैसिनेशन है इंटरनेशनल ऑडियंसेस में इंडिया के लिए। यानी कि कोई भी फिल्म जब इन फेस्टिवल्स के अंदर स्क्रीन के लिए रखी जाती है तो वहां के लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं और जो उनकी कहानी है वो भी आगे बढ़ती है, कल्चर भी आगे बढ़ता है। साइमा कि जब आप उनको फिल्म दिखाएं तो वो फिल्म एक्चुअली में 100% इंडियन फिल्म होनी चाहिए। आपने देखा था बीच में एक रीमेक का ट्रेंड शुरू हुआ था, हम वेस्टर्न फिल्म को रीमेक करते थे, तो आई थिंक वो इंटरनेशनल ऑडियंसेस पसंद नहीं करती कि अच्छा आपने हमारी टाइटैनिक या कोई भी फिल्म जो है जो हमने पहले देखी हुई उसका आप रीमेक करके आप हमें परोस रहे हो। वो एक ट्रूली इंडियन स्टोरी देखना चाहते हैं, एक कांतारा देखना चाहते हैं, एक आरआरआर देखना चाहते हैं, एक तुम्बाड़ देखना चाहते हैं कि इंडिया में सेट हुई ट्रूली इंडियन कहानी जिसमें इंडियन पात्र हो, इंडियन पूरा का पूरा उसका परिवेश हो। तो आई थिंक दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर आप चाहते हैं कि इंटरनेशनल ऑडियंसेस आपके सिनेमा को पसंद करें तो आप उनको इंडिया दिखाएं, और ऐसा इंडिया दिखाएं जो शायद उन्होंने अभी तक देखा नहीं है। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो अब हमने देख भी लिया है आरआरआर की सक्सेस के बाद। जो हमारी जो इंटरनेशनल सक्सेस अभी हमें मिल रही है, आई थिंक इससे रियलाइजेशन हुई है फिल्म मेकर्स को, एंड दे हैव रियलाइज कि रीमेक्स वगैरह बनाने से ज्यादा अच्छा है कि आप ट्रूली कुछ इंडियन परोसें, हमारी अपने फोकलोर से कोई कहानी निकाल के लेके आए, हमारी हिस्ट्री से कोई कहानी निकल के आए, हमारे कोई इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है तो उसको दिखाया जाए, तो दुनिया में सब लोग इंटरेस्टेड है उसे देखने के लिए। जी, आप ओरिजिनल फिल्म्स की बात कर रहे हैं, और इस तरह से हमने देखा है कि गोवा में भी जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें एक नई पहल की गई थी कि ओटीटी में आपको
अवार्ड एक नया सेक्शन हुआ था, उसमें भी ओरिजिनल फिल्म की एक कंडीशन लगाई गई थी कि आपकी कहानी जो है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, तभी आपको अवार्ड मिलेगा। तो यहाँ आप किस तरह से चेंजेस देखते हैं? फिल्म फेस्टिवल्स यहाँ पे भी होते हैं, मुंबई, गोवा में इतना बड़ा फिल्म फेस्टिवल होता है, मुंबई में इतना बड़ा फिल्म फेस्टिवल्स होता है, तो जब बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं या बाहर की फिल्में जब यहाँ पर आती हैं, तो किस तरह का ये आप ट्रांजेक्शन आप यहाँ देखते हैं, आदान प्रदान देखते हैं? भारत में फिल्म फेस्टिवल काफी सालों से हो रहा है, हमें काफी एक्सपीरियंस है फिल्म फेस्टिवल्स का। अभी हमने इंटरनेशनल स्तर का फेस्टिवल नहीं किया है। जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसमें एक दो बातें हैं जो बिल्कुल ही आप मान लीजिए होनी ही चाहिए। उसमें एक बात, जो डायरेक्टर फेस्टिवल होते हैं वो कई सालों तक उसी पोजीशन पर रहते हैं, इससे उनके ताल्लुकात बढ़ जाते हैं बाकी फिल्म मेकर से दुनिया भर में, और वो उनको बुला सकते हैं। तो बाहर की फिल्में यहाँ पर आके प्रीमियर करेंगी, यहाँ पर आके उनका डायरेक्टर अपना अवार्ड लेगा कोई, तो वो सब बहुत हाई दर्जे का फिल्म फेस्टिवल हो जाता है फिर। और जो हम लोगों ने कोशिशें करी हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आने वाले फिल्म मेकर्स हैं, जो भावी फिल्म मेकर्स हैं, उनको एक एक्सपीरियंस मिल रहा है ग्लोबल सिनेमा का, और इंटरेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इन कॉन्वर्सेशन की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो उससे आने वाले जो फिल्म मेकर्स हैं उनको एक अच्छा मौका मिलता है। जहां तक कमर्शियल एलिमेंट का सवाल है, हम भारत के अंदर फिल्म बाजार जरूर होता है, मगर इतना बड़ा फिल्म मार्केट नहीं है कि बाहर की फिल्में यहां बिके। और ओटीटी के आने से ये बात बहुत अच्छी है कि बहुत नई किस्म की सिनेमा आ रहा है, नई किस्म की आवाजें सुनाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं, नई किस्म की कहानियां सुनाई दे रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पहल है जो हमने किया है गोवा में, कि ओटीटी को भी उसमें इंक्लूड किया है। ओटीटी की अगर हम बात करें तो आपने बताया कि किस तरह से नया सिनेमा हमको देखने मिल रहा है और नई कहानियां हमको देखने को मिल रही हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारी ओटीटी से सिलेक्टेड भी जो फिल्में हैं, जो सीरीज हैं, वो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अब जानी चाहिए? जा ही रही है। आप देखिए, बहुत सारी हमारी सीरीज हैं जो बाहर देखी गई हैं, उनको पसंद किया गया है। अभी भी भारत वो नहीं दिखा पा रहा जो दिखाना चाहिए मेरे हिसाब से। हमारे पास बहुत सारी कहानियां हैं, यहाँ पे 150 करोड़ लोग रहते हैं, 150 करोड़ कहानियां हैं, और हर कहानी भारत की जितनी ओरिजिनल होगी उतनी दूर जाएगी। हम जितना कॉपी करेंगे उतने फेल हो जाएंगे। तो हमें ऐसी कहानियां बहुत सारी ढूंढनी है जो भारत की विभिन्नता को प्रदर्शित करें। अब हमारे देश में कहानियां हैं हर किस्म की, हर प्रदेश में, हर जुबान में, तो वो सब बाहर आनी चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स है, और भारत के भी ओटीटी प्लेटफॉर्म होने चाहिए। हमें ग्लोबल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमारे प्लेटफॉर्म भी भारत की कहानियां लेके बाहर जाएं। दूरदर्शन का अपना प्लेटफॉर्म होना चाहिए। इतनी बड़ी यहाँ पर आर्काइव है, इतना बड़ा सिनेमा है, इतना हमने किया है, उसको बाहर ले जाना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया इस वक्त चाहना चाहती है कि ये देश क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को विभिन्न किस्म के पुराने ख्यालात हैं, बट नया भारत जो है क्या आप लेके जाने की बात कर रहे हैं, मतलब किस तरह से लेके जाना चाहिए? जाहिर सी बात है कि ये फिल्म फेस्टिवल ही हैं जो एक आधार बनते हैं जहां पर हम अपना सिनेमा शो कर सकते हैं। देखिए, सॉफ्ट पावर की बात हो रही थी। भारत एक ग्लोबल सुपर पावर है जहां तक सिनेमा का सवाल है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी है दुनिया में, हमारे सुपर स्टार्स दुनिया में जाने जाते हैं, देश के बाहर कई देशों में हमारे को रिकग्निशन मिलता है, हमारे गाने कई दुनिया में सुने जाते हैं। तो उन सबको मिला के हम उसको एकजुट करके अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं, अपने आप को एक देश की आवाज बना के बाहर ले जा सकते हैं। हमने फ्रांस में फिल्म फेस्टिवल शुरू किया है सैंत-ट्रोपे के अंदर, उसका यही मकसद है। उसके अंदर हमने भारत के बहुत प्रदेशों से फिल्में ली, योगा का एक सेशन किया, किताब का एक सेशन किया, खाने का करते हैं, इस साल फैशन भी डाल रहे हैं। तो पूरा भारत का एक एलिमेंट आ जाता है, और उस देश के लोग, वहाँ के प्रांत के लोग हमें पूरे सारे भारत के वेरियस पार्ट्स को समझते हैं, उन फिल्म मेकर से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे सीखते हैं भारत के बारे में। तो एक डिप्लोमेटिक एडवांटेज मिलता है हमको ग्लोबल स्टैंडर्ड का। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, सिर्फ देश के लिए नहीं है, ये देश के बाहर के लिए भी है, और ये हमें बहुत लार्ज स्केल पे करना पड़ेगा आने वाले वक्त के अंदर। मुर्तजा जी, आप भुवन जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि मतलब लार्ज स्केल का मतलब आप किस हद तक समझते हैं, और क्या कमियां देखते हैं कि कितना
होना चाहिए? देखिए, ये तो मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हमारी सॉफ्ट पावर जो है बहुत ज़्यादा फॉर्मेडेबल है। आई थिंक 2 ही कंट्रीज़ हैं दुनिया में जिनकी सॉफ्ट पावर इतनी ज़्यादा है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो हॉलीवुड के थ्रू, और अगर हम बात करें तो हमारा इंडियन सिनेमा, पर्टिकुलरली बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं वो इतने पॉपुलर है। और आज से नहीं, राज कपूर साहब के वक्त से। रशिया में तो हर कोई जानता है उनकी पॉपुलैरिटी, ईरान में वो बहुत पॉपुलर थे, पूरे सेंट्रल एशिया में बहुत पॉपुलर थे, फार ईस्ट में बहुत पॉपुलर थे। संगम जब लगी तो लंदन में 4 शो, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिनेमा हुआ कि एक इंडियन फिल्म लंदन में चारों शोज जो हैं वो संगम के चल रहे थे। तो आई थिंक ये तो बात बिल्कुल ठीक है। और जहां तक इंप्रूवमेंट्स की बात है, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। मैं इनकी बात से सहमत हूं कि थोड़ा सा हम लोगों को कान का जो फ्रेमवर्क है वो स्टडी करना चाहिए, मे बी बर्लिन का स्टडी करना चाहिए और वेनिस का स्टडी करना चाहिए, और जो दुनिया के टॉप 3-4 फेस्टिवल्स हैं इनका हमें फ्रेमवर्क स्टडी करना चाहिए। पर उसके लिए बजट्स वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके लिए हमें पूरी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल ओवरनाइट में तो होता नहीं है, साल भर तैयारी चलती है। यहाँ भी अगर मैं आपको गोवा फेस्टिवल की बात करूँ, इफी की बात करूँ, तो पूरे साल भर तैयारियां चलती रहती हैं। तो आई थिंक 1 स्टेप एट अ टाइम काफी इंप्रूवमेंट्स मुझे दिख रही हैं इन द रीसेंट टाइम्स। स्केल भी बढ़ रहा है। अभी माइकल डगलस साहब भी आए थे और उससे पहले भी काफी बड़ी बड़ी शख्सियतें आती रहती हैं। टेक्निकल स्टाफ हमने देखा है बहुत अच्छा वर्ल्ड सिनेमा का आया। टिम मैगोवन साहब आए थे कुछ साल पहले, अभी हाल ही में उनका देहांत भी हुआ है। बड़ी अफसोस की वो खबर है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई थिंक गोवा फेस्टिवल जो है, it can be, if not the top 3, it can definitely be one of the top 5। मतलब दुनिया के 5 या 10 बड़े फेस्टिवल्स में इसका शुमार बहुत हो सकता है। और जैसे भुवन जी ने कहा भी कि बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने की उसमें जरूरत भी नहीं है। थोड़े से स्टेप्स और थोड़ी सी कंटिन्यूटी अगर हम रखेंगे, थोड़ा सा हम जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है उसको फॉलो करेंगे, तो बहुत आसानी से ही अचीव किया जा सकता है। मुर्तजा जी और भुवन लाल जी, आप दोनों से हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही। वक्त की कमी है, इस वजह से हमें अपना प्रोग्राम अब खत्म करना पड़ेगा, लेकिन आपके बहुत अच्छे सुझाव हैं जो हमें सुनने को मिले। साथ ही साथ आपने जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं और साथ ही साथ जो इंडिया में भी होते हैं, उनमें क्या खासियत है और क्या कमियां हैं, वो भी आपने हमको बताई हैं। बहुत सार्थक बातचीत रही है, बहुत इंटरेस्टिंग रही है। जाहिर सी बात है कि हमारे दर्शक इसको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। इसी के साथ ही अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार। थैंक यू। तो आज के हमारे इस शो में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे सिनेमा की दुनिया में कुछ और खास लेकर। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार एंड टेक केयर।